मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। मोहम्मद गौरी का एक इंडियन पजेशन के लिए जो गवर्नर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक स्लेव था एक्चुअली, और उसने प्रमोट करके गवर्नर बना दिया था। इसका हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ में था, मिलिट्री हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ में था नियर दिल्ली। फिर ये गौरी की डेथ 1206 में होती है और ये अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। सुल्तान टाइटल लेते हैं और कैपिटल बनाता है लाहौर में। इनको लाल बख्श कहा जाता है, ऐबक लाल बख्श, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम राइटर्स को लैक्स में स्कॉलरशिप दी थी, डोनेशंस दिए थे। इन्होंने पेट्रोनाइज किया था ग्रेट स्कॉलर हसन निजामी को। तो हसन निजामी रोट ताजुल मासीर, और ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री थी दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि पहला हम देख रहे हैं एक स्कॉलर है जो वो हसन निजामी है, और ताजुल मासीर ये कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करवाते हैं, बाद में इसको कंप्लीट करेंगे इल्तुतमिश। पर ये जो कुतुब मीनार है वो इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं, बल्कि एक सूफ़ी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, तो बख्तियार के नाम पर है। इट वाज लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और ऐबक जब मर जाते हैं, जब वो चौगन खेल रहे थे 1210 में, मतलब बहुत जल्दी ही, सिर्फ 4 साल के बाद ही मर जाते हैं। चौगन या हॉर्स पोलो खेल रहे थे, हॉर्स पोलो। तो इनका बेटा जो था आराम बख्श, वो इनको सक्सीड करता है, और वो भी रिप्लेस कर दिया जाएगा सिर्फ 8 महीने बाद इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर इलबारी ट्राइब से थे वो। तो ये जो एक ब्रांच है इलबारी डायनेस्टी, 3 डायनेस्टीज़ हैं, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी में पहली थी कुतबी डायनेस्टी। कुतबी डायनेस्टी में 2 ही लोग हैं, ऐबक और उनके बेटे आराम बख्श या आराम शाह। और फिर इलबारी डायनेस्टी में इल्तुतमिश, रज़िया ये लोग होंगे फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी में। और जो सेकंड इलबारी डायनेस्टी है वो बलबन फाउंड करेंगे, रज़िया वगैरह जब मर जाएंगे उसके बाद। इल्तुतमिश ऐबक के बेटे आराम बख्श को मार देता है, पर ये था कौन, यहाँ कैसे था? क्योंकि ये ऐबक का स्लेव था। ऐबक अपनी बेटी की शादी इससे कराता है, तो ये बन जाता है उसका सन इन लॉ। फिर इसको ग्वालियर का इक़्तादार भी बना दिया जाता है। ऐबक के इक़्तादार, ग्वालियर के इक़्तादार के रूप में इसने काम किया, लेकिन बाद में ये खुद उसके बेटों को हरा के खुद सुल्तान बन जाएगा। ये है जो कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट करेगा। वहाँ पे कुतुब मीनार बन चुका था, और कुतुब मीनार का ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा देता है। यहाँ पे मिलिट्री हेडक्वार्टर पहले से था ऐबक का। ऐबक गोरी का स्लेव मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, इसका गवर्नर हुआ करता था। 10 साल में तो ये अपने जो राइवल्स हैं उनसे सिक्योर करने में लगाता है। बाद में क्या होता है कि गेंगिस खान, तैमुजिन भी कहते हैं गेंगिस खान को, जो मंगोल का लीडर था, वो सेंट्रल एशिया में इन्वेड करना स्टार्ट करता है, और वो ख्वारिज़म के रूलर जलालुद्दीन मंगाबर्नी को ये हरा देता है। तो मंगाबर्नी इंडस रिवर को क्रॉस करता है और इल्तुतमिश के पास असाइलम लेने के लिए आता है, लेकिन इल्तुतमिश इसको मना कर देता है, क्योंकि वो मंगोल्स के ऑनस्लॉट से एम्पायर को सेव करना चाहता था। और ये पॉलिसी जो थी ना, मंगोल पॉलिसी इल्तुतमिश की, यही गेंगिस खान की रैथ से हमें बचाती है इंडिया को। कि क्या होता है कि गेंगिस खान वापस लौट जाता है अपने घर विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। उसने अपने राइवल्स को 10 साल शांत किया, उसके बाद में या जो भी किया उनसे सिक्योर किया खुद को। फिर उसने गेंगिस खान के रैथ से भी बचाया, और अब वो अपना मार्च स्टार्ट करेगा, पहले बंगाल में, फिर बिहार में, फिर सिंध, मुल्तान। बंगाल, बिहार, सिंध, मुल्तान हो गया। राजपूत रिवोल्ट्स को भी सुप्रेस कर देगा और रिकवर कर लेगा उनसे रणथंभौर, जालोर, अजमेर, ग्वालियर। और सक्सेसफुल तो नहीं था एक्सपेडिशन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। परमराज जो थे मालवा के, उनके लिए जो उनके अगेंस्ट एक्सपेडिशन था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था बट। और इल्तुतमिश को एक ग्रेट स्टेट्समैन भी कहते हैं, क्योंकि उसे मंसूर भेजा जाता है अब्बासिद कैलिफ के द्वारा, जो कि मंसूर होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। अब्बासिद कैलिफ उनको भेजते हैं 1229 में, by which he became the legal sovereign ruler of India, मुस्लिम कैलिफ्स का फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये ग्रेट स्टेट्समैन भी कहते हैं, इनको लीगल सॉवरेन रूलर ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है 2029 में।
बाद में ये अपनी बेटी रज़िया को अपना सक्सेसर बनाते हैं। इससे हेरिडिटी सक्सेशन दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हो जाता है। स्कॉलर्स और सूफी सेंट्स को भी ये पैट्रोनाइज़ करते हैं, जैसे कि मिनाज सिराज, ताजुद्दीन निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जनायदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन और फ़ख्रुल मुल्क इसामी। ये हसन तो अजमेर जो कि इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था राजपूत से, यहाँ पे ये मॉस्क बनवाते हैं और ये इंट्रोड्यूस करते हैं अरबिक कॉइनेज इनटू इंडिया, अरबिक कॉइनेज और सिल्वर टंका जो कि 175 175 ग्राम्स के होते हैं। सिल्वर टंका रिमेन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न रुपी। तो आज हमारे पास जो सिक्का है उसकी स्टार्टिंग यहाँ पे इल्तुतमिश ने करी हुई थी सिल्वर टंका के रूप में। इल्तुतमिश also created a new class of ruling elites of 40 powerful military leaders, the 40। और चहलगानी, तुर्कानी चहलगानी, ये टर्किश नोबल्स थे। इल्तुतमिश रज़िया को नॉमिनेट करके गया था अपना सक्सेसर, लेकिन काजी और वज़ीर होते हैं जो दिल्ली के, वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को थ्रोन पे बैठा देते हैं। फिर मुल्तान का गवर्नर रिवोल्ट करता है तो रुकनुद्दीन उसको सप्रेस करने के लिए मार्च करता है। इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के रज़िया दिल्ली के अमीर्स के सपोर्ट से थ्रोन को सीज़ कर लेती है। वो एक एब्बासियन स्लेव याकुत को अपॉइंट करती है एज मास्टर ऑफ द रॉयल हॉर्सेस। Also, Razia discarded the female apparel and held the court with her face unveiled. She went for hunting and led the army. This aroused resentment among the Turkish nobles. और 1240 में क्या होता है, जो भटिंडा का गवर्नर था अल्तूनिया, वो रिवोल्ट करता है। जब वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने जाती है तो अल्तूनिया याकुत को मार देता है और इसे प्रिजन में डाल देता है। भटिंडा के गवर्नर ने उसको प्रिजन में डाला हुआ है। इसी टाइम में जो टर्किश नोबल्स होते हैं वो बहराम को थ्रोन पे बैठा देते हैं। ये था इल्तुतमिश का एक और बेटा। हाउएवर रज़िया वॉन ओवर हर कैप्टर अल्तूनिया और वो उससे शादी कर लेती है और दिल्ली के लिए प्रोसीड करती है, बट शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। द फॉल ऑफ रज़िया पेव्ड द वे फॉर द असेंड्री ऑफ द 40। दीज 40s वर चहलगानी, जो टर्किश नोबल्स थे। इन द नेक्स्ट 6 years बहराम और मसूद रूल्ड दिल्ली। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रगल होता रहेगा फॉर सुप्रीमेसी सुल्तान और नोबल्स के बीच में। बहराम और मसूद हैं थ्रोन पर, लेकिन इन जो 40 चहलगामी जो हैं ये, इनमें से एक है बलबन जो कि चाहता है कि नसरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का छोटा बेटा है उसको सुल्तान बना देना चाहता है। तो 1246 में वो नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देगा। ये जो बलबन है ये अपनी बेटी की शादी भी सुल्तान से करा देता है, लेकिन 1266 में ये जो महमूद है नसरुद्दीन महमूद ये मर जाता है विदाउट इशूज़। तो बलबन थ्रोन को असेंड करता है। तो बलबन, इसको हम बाद में देखेंगे कि ये मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत प्रूफ होता है। इसको उलुग खान भी कहते हैं। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। सर्व्ड एज नाइब और रेजेंट टू सुल्तान नासरुद्दीन महमूद। बिफोर ascending to throne, when he was naib or regent to Sultan Mahmud, he was all powerful in the administration, but he had to face the intrigues of his rivals in the royal court. He had overcome all the difficulties. But फिर महमूद जब विदाउट इशूज़ मर जाता है तो बलबन खुद राजा बन जाता है। बलबन्स एक्सपीरियंस एज द रेजेंट मेड हिम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही न्यू दैट द रियल थ्रेट टू द मोनार्की वॉज फ्रॉम नोबल्स कॉल्ड द 40। अब इसको अपनी जो मोनार्की है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था, उसकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मोनार्की जो पावर और अथॉरिटी है उसको बढ़ाना होगा उसको, ताकि ये जो 40 हैं जो चहलगानी हैं ये चहलगानी उसके लिए रियल थ्रेट थे। तो वो लोगों को बोलता है कि सुल्तान गॉड की शैडो होता है अर्थ पे एंड द रेसिपेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस। ये रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन्स और नए कस्टम्स इंट्रोड्यूस करता है।
such as prostration and kissing the sultan's feet to prove his superiority over the nobles. साथ में ये नोबल्स को इम्प्रेस करने के लिए जो पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज़ को भी इंट्रोड्यूस करता है. He stood forth as the champion of Turkish nobility. At the same time, he did not share power with other nobles. और इंडियन मुस्लिम्स को इम्पॉर्टेंट पोस्ट नहीं मिलती थी गवर्नमेंट में. ही अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द नोबल्स. वो इन चहलगानी और 40 जो टर्किश नोबल्स थे इनकी पावर को ब्रेक करता है. ही स्पेयर्ड ओनली द मोस्ट ओबीडियंट नोबल्स और बाकी को हटा देता है बाय फेयर और फाउल मीन्स. वो इस चीज़ पर ध्यान देता है कि लॉ और ऑर्डर रिस्टोर कर सके, लॉ एंड ऑर्डर रहे, इसलिए वो कई लोगों को पनिश भी करता है. जैसे कि जो गवर्नर ऑफ बदाऊं था मलिक बकबक, उसको पब्लिकली फ्लॉग करता है फॉर हिज क्रूअल्टी टुवर्ड्स हिज सर्वेंट्स. बाद में वो ऊत के गवर्नर को और भटिंडा के गवर्नर को, इन 3 गवर्नर को हम देख रहे हैं. ऊत का गवर्नर है हाइबत खान और भटिंडा का है शेर खान. ऊत के गवर्नर हाइबत खान को ये पनिश करता है फॉर किलिंग अ मैन हु वाज ड्रिंक. एक इंसान ड्रंक है, आपने उसको मार दिया, इस बात पर ही वो उसको पनिश कर रहा है. शेर खान जो है भटिंडा का गवर्नर, उसको पॉइजन दे देता है. तो वो बलबन क्या करता है, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने की बजाय ज़्यादा अटेंशन है उसका रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. वो इस्टेब्लिश करता है एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट जो कि था दीवानी अर्ज एंड रीऑर्गेनाइज्ड दी आर्मी. अब क्या होता है, दिल्ली के आउटस्कर्ट में जो मेवातीस थे वो अक्सर प्लंडर किया करते थे. उसके आउटस्कर्ट को अक्सर वो प्लंडर करते थे. तो ऐसे में बलबन टुक सीवियर एक्शन अगेंस्ट दैम एंड प्रिवेंटेड सच रॉबरीज. रॉबर्स वर मर्सीलेसली परस्यूड एंड पुट टू डेथ. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, कोई प्लंडर करेगा नहीं डर से, तो रोड्स बहुत ही सेफ हो जाती हैं ट्रैवलिंग के लिए. ये कुछ छोटी या बड़ी बातों पर पनिश कर दिया, लेकिन एक इसका अगर कोई रिवोल्ट करेगा तब ये क्या करेगा. अब बंगाल का गवर्नर रिवोल्ट करता है टुगरिल खान. टुगरिल खान 1279 में रिवोल्ट करता है. ये उसको बिहेड कर देता है. नॉर्थ वेस्ट में मंगोल्स फिर से दिखते हैं, तो बलबन अपने बेटे प्रिंस महमूद को इसके अगेंस्ट भेज देता है. देखो, बलबन के बेटे का नाम महमूद है. बलबन जिस राजा को बिठाया था गद्दी पे उसका नाम भी नासिरुद्दीन महमूद था. लेकिन इसमें क्या होता है, इस बैटल में इसका जो बेटा है महमूद, जो प्रिंस है, वो मर जाता है. एंड इट वॉज अ मोरल ब्लो टू द सुल्तान. तो बलबन जो है वो 1287 में इनकी मृत्यु हो जाती है. एंड ही वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. He enhanced the power of the monarchy. However, he could not fully safeguard India from Mongol invasions. तो जब बलबन की मृत्यु होती है तो उसका जो ग्रैंड सन है काइकोबाद, वो सुल्तान बनता है दिल्ली का. और 4 साल के इनकम्प्लीट रूल में ही खिलजी डायनेस्टी का रूलर जलालुद्दीन खिलजी उसको थ्रोन को कैप्चर कर लेता है 1290 में. एंड नेक्स्ट वुड बी दी खिलजी डायनेस्टी.